उन लड़कों ने मुझे बहुत ज्यादा पैसे दिए और एक रात के लिए ले गए। जब पांचों लड़कों ने मेरे जिस्म से अपनी हवस पूरी कर ली तो अचानक उनका छठा दोस्त भी आ गया। मगर वो जैसे ही कमरे में अंदर आया तो उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि हालात इंसान को वह सब करने पर मजबूर कर देते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता, या यूं कहें कि कभी कभी जरूरत से ज्यादा ख्वाहिशें इंसान को खत्म कर देती है। और मैं भी ना कभी पूरी होने वाली ख्वाहिशों के सफर पर निकल पड़ी थी। मैं रात 12 बजे से उस छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और एक के बाद एक दूसरे लड़कों ने मुझे नोच डाला था। दर्द अपनी इंतहा पर था, लेकिन यह सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से अपनाया था। ना ही मुझे अपने कपड़ों का होश था और ना ही जिस्म में उठने वाली दर्द भरी लहर का। दो ही लड़कों ने मेरा हाल ऐसा कर दिया था कि मेरा सारा तन जख्मी हो गया था। सोचकर ही मेरी आत्मा कांप रही थी कि और भी 3 लड़के मेरे साथ अपनी हवस पूरी करने आने वाले हैं और मुझे पूरी खुशी से उन्हें वक्त देना है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी की कोई रात ऐसी भी होगी। यह सब मैं एक भारी कीमत के एवज कर रही थी, इसीलिए पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों की ख्वाहिशें मुझे उस रास्ते पर ले आई थीं, जहां मैंने एक ही रात में 5 लड़कों के साथ रात गुजारने की हामी भर ली थी। आम हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं, लेकिन मैं जिस जगह खडेढ़ी थी वहां मुझे यह फैसला करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। वह सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों नौजवानों ने लम्हों में मुझ पर काबू पाकर मुझे पूरी तरह अपनी हवस का निशाना बना लिया था। यह पहली दफा था जब मुझे किसी मर्द ने छुआ था। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। मैंने एक गहरी सांस बाहर निकाली। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वह कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है मेरे पास। बाहर उसके और भी दोस्त इंतजार में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वह फौरन ही मेरे पास चला आया और मेरे आंसुओं को नजरअंदाज करता अपनी सिद्धतें मुझ पर बिखेरने लगा। मेरे तन में बर्दाश्त की शक्ति खत्म हो रही थी। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वह उतना ही मुझ पर हावी होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मजा आ रहा हो। मेरे धक्का देने पर वह पहले से भी ज्यादा जोश में मेरे करीब आता, इसलिए अब मैं उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरने वाली इस कयामत को बर्दाश्त कर रही थी। 1.5 घंटे तक वह अपनी प्यास बुझाता रहा और जाते जाते उसने अपने दांतों के निशान मेरी गर्दन पर छोड़ दिए और कहने लगा कि अगर इसे दोबारा मौका मिला तो वह मेरे साथ दोबारा वक्त जरूर गुजारने आएगा। उसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने तन पर डाली तो मैं कांप गई। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां जख्म मौजूद ना हो। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज्यादा मुझ पर जख्म कर मुझे जख्मी कर दिया था। जगह जगह उसके दांतों के निशान पड़ चुके हैं। और फिर बचे उन 2 लड़कों ने भी 1-1 घंटा मुझे इसी तरह अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। उन लोगों को मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया था, और आता भी क्यों। उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वह तो अपना अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे और यह एक रात मेरी जिंदगी की काली घनी रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा था। मैं खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मेरी आंखें बंद होने लगी थीं और तभी ही उन लड़कों ने मुझे बताया कि उनका एक छठा दोस्त भी आ गया है। मुझ में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि मैं उन्हें इनकार कर पाती या इस बात का विरोध कर सकती। जैसे ही छठा लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गई। उसकी चीखें क्यों निकली, वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम मधु है और मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। लोग बीएड करके भी डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों की धूल समेट रहे होते हैं। इस बात का सही तरीके से अंदाज मुझे उस वक्त हुआ जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी सी लाइन लगी होती है जो अपनी बारी के इंतजार में थे। ऐसे में मुझ जैसी लड़की को नौकरी कहाँ मिल सकती थी, जिसके पास ना ही तजुर्बा था और ना ही कोई बड़ी डिग्री। मगर नौकरी ढूंढना मेरी सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी था, क्योंकि बाबा के स्वर्गवास ने हमारी कमर तोड़ दी थी। बाबा घर में एक अकेले ही कमाने वाले थे और हम 3 बहनें बिन ब्याही घर में मौजूद थीं। मेरी बड़ी बहन पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए कमाने की जिम्मेदारी उसकी बजाय मेरे कंधों पर आ गई थी। मैं घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए।
मैं तो बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आया था कि बाबा कितने जतन करके हमारे लिए रोटी कमाते थे। मैं हमेशा ही बाबा से इस बात पर नाराज रहती थी कि वह हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते। मेरी नाराजगी पर बाबा का चेहरा हमेशा उतर जाता। वो बड़ी मोहब्बत से मुझे पुकार कर कहते, मधु बेटी, तू फिक्र ना कर, एक दिन तेरे भाग भी जाग उठेंगे। लेकिन मुझे वो दिन अपनी किस्मत में आता नजर ही नहीं आता था। और फिर बाबा नींद में ही ईश्वर को प्यारे हो गए। और जब हम पर सुबह यह बात खुली कि बाबा हमारे बीच नहीं रहे हैं, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि बाबा हमारे लिए कितने अहम थे। जब तक वह हमारे सरों पर मौजूद थे, कम से कम दुनिया की बुरी नजरों और रोटी जैसी बुनियादी जरूरत से तो हम वंचित नहीं थे। बाबा के निधन के कुछ दिन बाद तक तो आस पड़ोस वालों और खानदान वालों ने हमारी मदद की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी अपनी जिंदगियों में बिजी हो गए। आज के दौर में कौन किसी का पेट पाल सकता है। मजबूरन मुझे ही नौकरी की तलाश के लिए घर से निकलना पड़ा और मुझे समझ आ गया कि औरतों के लिए बाहर की दुनिया किस कदर मुश्किल है। किसी भी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिली थी। हर कंपनी के बाहर हजार हजार नौजवान पहले ही खड़े होते। मैंने स्कूलों का रुख किया तो यह देखकर मेरी हालत खराब हो गई कि आधे दिन से भी ज्यादा काम करने के बदले सिर्फ 6,000 मिल रहे थे, जिसमें से घर के बिल में सारे रुपए चल जाते। इसमें भी हर स्कूल वाले मुझसे मेरा तजुर्बा पूछते और मेरा मुंह खाली रह जाता। बहुत तलाश करने के बावजूद भी कोई नौकरी ना मिली तो मेरी एक दोस्त के भाई के जरिए से मुझे एक पिज्जा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई। यह शहर के एक भीड़ भाड़ इलाके में बना हुआ पिज्जा हाउस था, जहां हर वक्त ही मर्दों की बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती थी। काले रंग का फिटिंगदार पेट कोट मेरे हवाले कर दिया गया, जिस पर पिज्जा हाउस का नाम लिखा था, और मुझे अगले दिन से ही नौकरी पर बुला लिया गया। उस नौकरी के बड़े अजीब अजीब से काम थे जो मुझे पूरे करने थे। उन्हें एक मॉडर्न सी लड़की वेटर के नाम पर चाहिए थी, जिसके छोटे छोटे से बाल कंधों पर फैले हुए हो और वह बहुत सारा मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी हो। मैं यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर वापस घर लौट आई थी। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि मुझे यह नौकरी करनी है या नहीं, क्योंकि यह मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। बाबा की मौजूदगी में कभी बिना जरूरत घर से निकलने की नौबत भी पेश नहीं आई थी, और पिज्जा हाउस में तो इतने सारे मर्दों के बीच इतने तंग कपड़े पहनकर खड़े होना मेरे लिए एक बहुत ही घुटन भरा काम था। मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा ही लेती है। मैं वहां से वापस घर आई तो मेरी माँ दरवाजे पर ही परेशान सी खड़ी थी। मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने माँ से कहा कि वह दरवाजे तक क्यों चली आई, तो माँ रोते हुए कहने लगी कि बेटा, बिजली के मीटर वाले आए थे और उन्होंने हमारी बिजली काट दी है। माँ की बात सुनकर मेरा दिल धक से बैठ गया था। गर्मी जोरों पर थी और ऐसे में बगैर बिजली के गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन पिछले 2 महीने से हम बिल नहीं चुका पाए थे और शायद इसीलिए हमारी बिजली काट दी गई थी। माँ के आंसू ने मेरे लिए फैसले को बहुत आसान कर दिया था। मैंने माँ को गले लगाया और उन्हें बताया कि मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है और कल से मुझे नौकरी पर जाना है। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि अब तुम ही मेरा बाजू हो और तुम्हें ही अपनी दोनों बहनों की शादियां करानी है। माँ ने एक भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी थी और मैं सोच रही थी कि मैं यह जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, लेकिन मुझे ही यह फर्ज निभाना था। माँ पूछ रही थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है, लेकिन मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि मुझे कहाँ नौकरी मिली है। इसीलिए मैंने माँ से कह दिया कि एक बड़ी सी कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरी नौकरी का वक्त दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक था और यह बात मैंने बड़ी मुश्किल से माँ को बताई थी। मेरी नौकरी का वक्त जानकर वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी कि यह कौन सी कंपनी है जहां दोपहर 3 बजे बुलाया गया है। मैंने झूठ कह दिया कि यह एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 22 घंटे चलती है। इस वक्त हमें पैसों की इतनी जरूरत थी कि माँ ने और ज्यादा सवाल करने की बजाय मुझे तरक्की की ढेर सारी दुआएं दी और अगली दोपहर 2 बजते ही पिज्जा हाउस के लिए रवाना हो गई। मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाने वाली है। मैंने अपना यूनिफॉर्म पिज्जा हाउस में आकर बदली थी। मैनेजर ने मुझे पिज्जा हाउस के दरवाजे के करीब ही खड़ा कर दिया और कहने लगा, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसीलिए तुम हर आते जाते को इज्जत से वेलकम करोगी। और गुस्सा होकर कहा कि यह कैसा मुंह उठाकर आ गई हो, जाओ पहले मेकअप करो। मैनेजर की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई, क्योंकि मेरे पास मेकअप नहीं था। वहां मौजूद एक दूसरी लड़की ने अपने मेकअप से मुझे गहरी सुर्खी लगाई। वह बड़ी तेजी से मेरे चेहरे पर अपना हाथ चला रही थी और उसके बाद जब मैंने आईने में खुद को देखा तो हैरान रह गई।
मुझे मालूम था कि मैं खूबसूरत हूँ और मेरा रंग भी बहुत साफ है, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद मैं पूरी तरह निखर गई थी। मैं खुद को आईने में देख रही थी जब वह लड़की कहने लगी कि यह लोग खूबसूरती देखकर ही तो यहाँ रखते हैं, वरना काम करने को तो बहुत से लोग मिल जाते हैं। मैं जान गई थी कि यह नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि खूबसूरती की वजह से मिली है। नौकरी का यह पहला दिन मेरे लिए बहुत ही भारी था। मैं 3 बजे से दरवाजे पर खड़ी आने जाने वाले मर्द और औरतों को वेलकम कर रही थी। यहाँ औरतों की तादाद कम ही आती थी, ज्यादातर मर्द ही आ रहे थे। रात गए तक मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो चुका था और अभी मुझे वापस बसों के धक्के खाते हुए घर भी पहुंचना था। 12 बजे के करीब मैं घर पहुंची थी। माँ मेरे इंतजार में जाग रही थी। मैंने माँ के साथ बैठकर खाना खाया और फौरन ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे बाबा की बहुत याद आ रही थे। बाबा मेरे सबसे ज्यादा नखरे उठाया करते थे, फिर भी मैं हमेशा उनसे किसी न किसी बात पर रूठ जाती थी। पैरों की तकलीफ से तड़पते तड़पते कब मुझे नींद लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं फिर 2 बजे के करीब घर से निकल गई थी। आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया था, बल्कि ऑर्डर लेने का काम दिया गया था। यह काम मुझे थोड़ा सा आसान लगा था, लेकिन कुछ ही देर में अंदाजा हो गया कि यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं जिसके पास भी ऑर्डर लेने के लिए जाती, उनमें से अक्सर मर्द मुझे सर से पांव तक देखते और मुस्कुराते। बदले में मुझे भी मुस्कुराहट जाहिर करनी पड़ती, क्योंकि यह मेरी नौकरी का नियम था। जानबूझकर ऑर्डर देने में काफी वक्त लगाते और कभी कभी तो ऑर्डर देते वक्त इस कदर करीब आ जाते कि मेरा सांस रुकने लगता। यह पिज्जा हाउस मुझ जैसी वेटर की वजह से ही चल रहा था। इस बात का अब मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि यहाँ आने वाले ज्यादातर मर्द लड़कियों की वजह से ही आते थे। दिन तेजी से गुजर रहे थे और मुझे यहाँ नौकरी करते करते महीना हो गया था। उस एक हफ्ते में काफी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब निगाहें, ऑर्डर देने के बहाने करीब आना और डबल मीनिंग शब्दों का तबादला। लेकिन उस नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि तनख्वाह से हटकर उस 8 महीने में टिप के काफी पैसे जमा हो गए थे। मैंने उन पैसों से बिजली का बिल पे किया था। आहिस्ता आहिस्ता मैं पिज्जा हाउस के माहौल की आदी होती जा रही थी। 5 लड़के रोज ही शाम के वक्त पिज्जा हाउस आते और सबसे कोने वाली टेबल पर बैठ जाते। वह टेबल मेरे ही हिस्से में थी और रोजाना मैं ही उनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती थी। वह पांचों ही 24-25 साल के नौजवान थे जो मुझे गहरी निगाहों से देखा करते थे। आज भी मैं उनके पास ऑर्डर लेने के लिए गई तो उनमें से एक पूछने लगा, तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने हाँ कह दिया। उसने फौरन ही अपना कार्ड निकालकर मेरे आगे रखा और कहने लगा, तुम बहुत ही शरीफ लड़की लगती हो, अगर कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो याद कर लेना। बिना सोचे समझे ही मैंने वह कार्ड उठाकर अपने कोट की जेब में रख लिया तो वह मुस्कुरा उठा। उसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा। रोज ही मैं उनका ऑर्डर लेने जाती और उनमें से कोई ना कोई मुझसे कोई सवाल पूछ लेता। रोजाना होने वाली इस मुलाकात की वजह से हम थोड़े फ्रेंडली से हो गए थे। दूसरा महीना भी पलक झपकते ही गुजर गया था और फिर माँ ने एक दिन मुझे बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और वह लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। माँ की बात सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि अभी तो मैंने घर का खर्चा ही अपने कांधे पर उठाया था। शादी की जिम्मेदारी का मैं सोच भी नहीं सकती थी। माँ कहने लगी, तू अपनी कंपनी से लोन ले लो। कितनी बड़ी कंपनी है, लाख रुपये भी लोन मिल गया तो तेरी बहन की अच्छे से शादी हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन भी 20 साल की हो रही थी और माँ उसकी तरफ से बहुत परेशान थी। अब मैं माँ को क्या बताती कि मैं तो पिज्जा हाउस पर मामूली सी नौकरी कर रही थी, लाख रुपए मुझे कहाँ से मिलते। मैंने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन माँ की आंखों में मुझे चमकती हुई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। माँ को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। अगले दिन मैं नौकरी पर भी सारा वक्त परेशान रही और यह बात मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने नोट कर ली। वह मुझसे कहने लगी कि क्या बात है मधु, आज तुम बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही हो। मैंने उसे बता दिया कि बड़ी बहन की शादी करनी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, तो इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, सादगी से विदा कर दो। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ में गई। वह ठीक ही तो कह रही थी, इतना मसला बनाने की जरूरत ही क्या थी। घर आकर मैंने माँ को यही मशवरा दिया कि वह सादगी से बहन की विदाई कर दे, लेकिन मेरी बात सुनकर माँ कहने लगी कि हर किसी को हमारे मसलों की जानकारी नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही दहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट थमा दी है और अगर मैंने खाली हाथ तेरी बहन को विदा कर दिया
तो उसके ससुराल वाले सारी जिंदगी उसे बातें सुनाते रहेंगे। माँ की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि ऐसी जगह दीदी की शादी करने की जरूरत ही क्या है। मेरी बात सुनकर माँ नाराज हो गई और कहने लगी, ना जाने कैसे कैसे करके तेरी बहन का एक अच्छी जगह से रिश्ता आया है और तू इसमें भी नुक्स निकाल रही है। अगर आज तेरा बाप जिंदा होता तो मुझे तेरी मिन्नत ना करनी पड़ती। वह खुद ही अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर लेता। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे और उनकी बात ने मेरा दिल भी दुखा दिया था। वह ठीक ही कह रही थी। अगर बाबा जिंदा होते तो वह किसी भी तरह पैसे जमा कर ही लेते। मैंने माँ को गले लगा लिया और उनसे वादा कर लिया कि मैं जल्द ही पैसों का इंतजाम कर लूंगी। मैं खुद भी नहीं जानती थी इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे। बाप का साया वाकई औलाद के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। वह अपनी जान पर खेलकर भी औलाद को जिंदगी के सारे सुख देता है और मेरे लिए अपने बाप की जगह लेना बहुत ही मुश्किल था। दिन यूं ही परेशानी में गुजर रहे थे। मैंने पिज्जा हाउस के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नजरों से उन्होंने मुझे देखा था, मैं खुद ही जमीन में गड़ गई थी। वह लड़के अब भी रोजाना पिज्जा हाउस आते थे। मैं उनका ऑर्डर लेने गई तो उनमें से एक कहने लगा, क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बिल्कुल ही उतरा हुआ है। उसकी बात सुनकर ना जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वह बार बार पूछने लगा कि मैं उसे अपनी परेशानी बताऊं। ना चाहते हुए भी मैंने उसे अपना मसला बता दिया था, क्योंकि मुझे भी किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपना दर्द बयान कर सकूं। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह कहने लगे कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हैं। हमने आपको अपना कार्ड इसीलिए दिया था कि कोई भी परेशानी हो तो आप हमें याद कर ले। मैं हैरत से उनके चेहरे देखने लगी। मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह 5 अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन उन पांचों ने फौरन ही मुझे लाख रुपयों की ऑफर कर दी। मैं उनकी तरफ देख रही थी। वह कहने लगे, 8 लाख रुपये देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी उनके कुछ काम आना होगा। उनकी बात सुनकर मैं ठिठक गई। उन लड़कों को मुझसे क्या काम हो सकता था, यह बात समझने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने फौरन ही घबराकर कहा कि मैं एक शरीफ घराने से संबंध रखती हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। वह हंसकर कहने लगे कि हमने सिर्फ पेशकश की है, कबूल करना ना या ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन आज के दौर में 1 लाख आपको कोई भी नहीं देगा, चाहे वह आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। बात तो उनकी भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत गिरवी रखकर लाख रुपया हासिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया। मैं हालात से पूरी तरह थक चुकी थी और ऐसे ही थकी हारी जब लौटकर घर आई तो मेरी माँ और बहन मेरे इंतजार में थी। माँ ने बताया कि दीदी के ससुराल वाले 1 महीने बाद ही शादी की बात कर रहे हैं और वह दीदी के साथ साथ छोटी को भी अपने छोटे बेटे के लिए लेना चाहते हैं। इसी तरह एक खर्चे में दोनों शादियां हो जाएंगी। छोटी के रिश्ते का सुनकर जहां मुझे खुशी हुई थी, वही 1 महीने का वक्त सुनकर मेरी जान निकल गई थी। पैसों का कोई इंतजाम ना हो सका था और माँ मुझसे उम्मीद बांधे बैठी थी। मैंने एक नज़र अपनी दीदी के चेहरे पर डाली, जहां बहुत समय बाद खुशी की रौनक नजर आ रही थी। मैं भी दीदी के ससुराल वालों से मिली थी। वह लोग वाकई बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन आज के दौर में सादगी और बगैर दहेज के कौन दुल्हन विदा करवाता है। वह भी इसी समाज में रहने वाले थे। मैं अपनी बहनों की खुशी को हमेशा कायम देखना चाहती थी। मैंने माँ से कहा कि आप शादी की तारीख पक्की कर दे, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मेरी बात सुनकर तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, मगर वह लोग इस बात से बेखबर थे कि ये खुशी उन्हें मेरी आबरू की बर्बादी के बदले हासिल होने वाली थी। अगले दिन मैंने उन 5 लड़कों से हामी भर ली। वो मुस्कुराकर कहने लगे कि हम जानते थे कि आप जरूर मान जाएंगी। उन 5 ने एक रात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने की बात की थी। मैंने माँ को बता दिया कि साल के आखिर की वजह से कंपनी में काम बहुत ज्यादा है और मुझे एक रात कंपनी में ही गुजारना होगी। कंपनी ने मेरा लोन मंजूर कर लिया है, इसीलिए मैं उनकी बात मानने में मजबूर हूँ। लोन पास होने की बात सुनकर माँ इस कदर खुश हो गई कि उन्होंने मुझे रात रुकने की इजाजत भी दे दी और मैं पिज्जा हाउस से छुट्टी होने के बाद उन 5 लड़कों के साथ चली गई। उन 5 ने मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और जब छठा लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि पूरा बिस्तर खून में भीगा पड़ा था और मैं अपनी जिंदगी की शायद आखिरी सांसें ले रही थी। उसने तुरंत ही मुझे अपने बाजुओं में उठाया और गाड़ी में डालकर एक छोटे से अस्पताल में ले आया, जहां शायद उसका कोई जानने वाला ही डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद
मेरी हालत कुछ बेहतर हुई, लेकिन मेरा जख्मी तन मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। वह लड़का उन 5 का ही दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी और उसे मुझ पर रहम आ गया था, वरना शायद मैं उसी बिस्तर पर दम तोड़ जाती। मैंने माँ को फ़ोन करके बता दिया था कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई है। उस लड़के ने अस्पताल का सारा खर्चा खुद उठाया था और उसके दोस्तों से वो लाख रुपये लेकर मुझे दिए थे। वह 5 बहुत ही अमीर कारोबारी लोगों के बेटे थे, जो चाहते तो बगैर मुझे बर्बाद किए भी मेरी मदद कर सकते थे। मेरे ठीक होने पर मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और रकम भी मेरे हाथ आ गई थी, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसे नहीं रहा था। उस लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी की ऑफर दी थी और यकीन दिलाया था कि मैं वहां इज्जत से नौकरी कर सकूंगी। आज मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई और मैं उस लड़के की फैक्ट्री में नौकरी कर रही थी। एक बात मैं अच्छी तरह जान गई थी कि आज के इस दौर में बगैर किसी मतलब के मदद करने वाले लोगों की गिनती ना होने के बराबर है। हमेशा नौकरी करने वाली लड़कियों को इज्जत की नज़र से देखें, क्योंकि वह बहुत ही मजबूरी की हालत में अपने घरों से निकलती है, चाहे फिर वह तंग कपड़े पहनकर किसी पिज्जा हाउस के दरवाजे पर ही क्यों ना खड़ी हो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।